तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत हम लोग का छठा चैप्टर चल रहा था। तो आज का हमारा जो छठे चैप्टर का लेक्चर होने वाला, लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। जो लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में, जैसा कि आप लोग हेडिंग ऊपर देख पा रहे होंगे। ठीक, तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक कूट के बारे में। दूसरा जो आपका इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा अनुवांशिक कूट के बारे में। उसके बाद में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अनुवांशिक कूट के बारे में, अनुवांशिक कूट। उसके बाद में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिक कूट की विशेषताओं को पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आपका होगा वो होगा जीन अभिव्यक्ति का नियमन, यानी कि जो जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन होता है उसको हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और साथ ही में कमेंट करके हमें बताएं कि क्या अगर आप लोग बायोलॉजी के चाहते हैं कि आप लोग कोई रेगुलर आप लोग क्लास की वीडियो तो मिले ही, साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो अगर आप लोग को दी जाए तो आप लोग कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो शेयर करें, ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा लोग, थोड़े से और लोग हो जाएं, जिसकी वजह से हम उसको भी स्टार्ट कर सकें। ठीक, तो आप लोगों को क्या होगा, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ और अधिक लोग हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी की रेगुलर वीडियो दूंगा, साथ ही में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आप लोगों को डेली देखने को मिलेगी। यानी कि बायो की बात करें तो बायो की आप लोग को डेली 2 वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग को चाहिए बायो की डेली 2 वीडियो तो बस आप लोग को वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है इसको हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल डोग्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे डीएनए था, तो डीएनए से किस प्रकार से एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, यानी कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक, डीएनए से डीएनए बनता है। उसके बाद में फिर डीएनए से क्या बनेगा, आपका डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से फिर बनता है आप लोग का प्रोटीन। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप लोग की एक व्यवस्था होती है। ठीक, तो ये व्यवस्था ही आप लोग का क्या होता है, इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ये सेंट्रल डोग्मा का जो सिद्धांत होता है, यानी कि कह सकते हैं सेंट्रल डोग्मा को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं केंद्रीय जो सिद्धांत होता है, उसे एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिन वैज्ञानिक का नाम था क्रिक। तो क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत दिया था, क्योंकि ये व्यवस्था इस प्रकार से होती है। सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसके अंदर फिर डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि प्रोटीन से आरएनए बने फिर आरएनए से डीएनए बने, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटीन से आप लोग का आरएनए नहीं बन सकता है, केवल और केवल डीएनए से आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये जो व्यवस्था होती है इसको ही हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आ भी जाता है टिप्पणी में। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग थ्योरी के माध्यम से लिखते हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1958 ईस्वी में प्रस्तावित किया कि आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह, यानी कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उनका जो प्रवाह होता है वो डीएनए से आरएनए की ओर जाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर जाता है। ठीक, एक दिशा में होता है, यानी कि एक दिशा में होता है, डीएनए से आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन, एक दिशा में होता है। इस तथ्य को ही क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, यानी कि जो ये तथ्य था डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको क्या किया, जो क्रिक नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान में इस सिद्धांत को हम लोग केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक जो आपका सेंट्रल डोग्मा का जो रेखीय निरूपण है इस प्रकार से है कि डीएनए से आपका आरएनए बनना है और आरएनए से आपका प्रोटीन बनना है। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, यही आपका सेंट्रल डोग्मा होता है। अब इसको हम लोग और डिटेल में समझें इस प्रकार से। तो जो आपका डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए से फिर से जो डीएनए बनता है उस क्रिया को हम लोग प्रतिकृति बोलते हैं या फिर रिप्लिकेशन बोलते हैं, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। ठीक, फिर डीएनए से जब आपका आरएनए बनता है तो जो आप लोग जानते हैं कि जो आपका आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए। ठीक, तो डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आनुलेखन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, फिर आरएनए से आप लोग का बनता है प्रोटीन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है होती है आपकी ट्रांसलेशन की, यानी कि रूपांतरण की। इसे हम लोग अनुवादन भी कहते हैं। ठीक, तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है यही आपका क्या होता है, यही आपका सेंट्रल डोग्मा होता है, यानी डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। ये जो आपकी डीएनए से लेकर के प्रोटीन तक की जो व्यवस्था होती है, निश्चित जो क्रम होता है, उसको ही हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेंट्रल डोग्मा का टॉपिक था आप लोगों को पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आनुवंशिक कूट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। तो आनुवंशिक कूट क्या होता है, इसको हम लोग समझने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि आनुवंशिक कूट के बारे में जानकारी किसने दी। तो आनुवंशिक जो कूट है उसके बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी, उनका जो जानकारी देने का जो श्रेय जाता है वो नीरेनबर्ग हो जाता है, जो जिन्होंने 1961 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। ठीक, नीरेनबर्ग के साथ साथ उनके जो सहयोगी वैज्ञानिक थे उनको भी ये श्रेय जाता है आनुवंशिक कूट के बारे में जानकारी देने का। ठीक, तो ये हो गई आपकी पहली लाइन। अगर आपसे कोई पूछता है कि आनुवंशिक कूट की जानकारी किसने दी, उसका श्रेय किसको जाता है, तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं, नीरेनबर्ग। ठीक, अगला जो आपका होने वाला है वो आपका जो अगला जो पॉइंट है वो आपका आनुवंशिक कूट की परिभाषा है। तो आप लोग समझते हैं कि ये आनुवंशिक कूट की परिभाषा क्या होती है। जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने एमआरएनए अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं या फिर आनुवंशिक कूट कहते हैं। तो यही आपकी क्या होती है, आनुवंशिक कूट की परिभाषा होती है। यानी कि जो जीन का लिप्यंतरण होता है उससे क्या बनते हैं, उससे बनते हैं आपके एमआरएनए अणु, और एमआरएनए अणु में त्रिगुणी संकेत उपस्थित होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोन या फिर आनुवंशिक कूट कहते हैं। अब ये त्रिगुणी जो संकेत होते हैं आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। और ये जो त्रिगुणी संकेत होते हैं आपके इस प्रकार से हो सकते हैं, एटीए या फिर कह सकते हैं टीएटी। ठीक, तो ये क्या होता है आपका, जैसे एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन थाइमिन। तो ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, त्रिगुणी संकेत। आप देख पा रहे होंगे एक है, ये इसमें 3 जोड़े में है और ये भी आपका त्रिगुणित है। तो ये क्या होते हैं, यही आपके आनुवंशिक कूट होते हैं। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं, अगले जो पॉइंट है उसको समझते हैं आनुवंशिक कूट में। तो क्या होता है, जो जीवों में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के 3 समूहों में, यानी कि एडेनिन 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 थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन, उसके बाद फिर थाइमिन एडेनिन थाइमिन, इसी प्रकार से क्या होते हैं, ये जीवों में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका संचारण करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है आनुवंशिक कूट के बारे में। फिर सभी सजीवों में प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें अमीनो अम्लों के अनुक्रम आनुवंशिक कूट के अनुसार होता है। यानी कि जो सभी जीव होते हैं उनमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपका होता है बहुलक, यानी कि उसमें बहुत सारे जो आपके होते हैं उन्हीं की सहायता से बनता है। यानी कि बहुत सारे जो आप लोगों के अमीनो अम्ल होते हैं उनकी सहायता से आपका प्रोटीन बनता है, तो इसीलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला होती है, आप कह सकते हैं जो उनका अनुक्रम होता है वो कैसा होता है, आनुवंशिक कूट के अनुसार ही होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग की पूर्ण रूप से समाप्त हो गई बात आनुवंशिक कूट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं आनुवंशिक कूट की विशेषताओं के बारे में। तो आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं। यह त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कैसा होता है, ये आपका एडेनिन थाइमिन एडेनिन, इसी प्रकार से आप लोग का त्रिक, यानी कि देख पा रहे हैं यहाँ पर त्रिक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह अति व्यापित नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 3 में जोड़े में ही उपस्थित होता है। ऐसा नहीं होगा कि 4 5 या 6 में उपस्थित हो, ऐसा नहीं होता है। यह अति व्यापित नहीं होता है, ये क्या होता है कि आपका 3 जोड़े में उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रारंभ व समापन कोड होते हैं। ठीक, तो जो आपका प्रारंभ में जो कोड उपस्थित होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रारंभ कोड कहते हैं। और जो अंत में उपस्थित होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग समापन कोड कहते हैं। ठीक, जो शुरू में उपस्थित होगा उसे हम लोग प्रारंभ कोड कहेंगे, जो अंत में उपस्थित होगा उसे हम लोग समापन कोड कहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपकी हो गई। उसके बाद फिर क्या होता है, ये क्रमबद्ध होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, क्रम के अनुसार उपस्थित होते हैं। जो त्रिगुणी संकेत होते हैं कामा विहीन होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो संकेत आप लोग इस प्रकार से देख पा रहे होंगे इनके बीच में क्या होता है, कॉमा नहीं लगता है। ठीक, इसके बीच में कॉमा नहीं लगता है, ये सिर्फ इस प्रकार से होते हैं। ठीक, इस प्रकार से होते हैं, फिर अगला लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे करके होते हैं, इनके बीच में कॉमा नहीं लगता है। ये आपके 2 पॉइंट आपके पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। जो आपका जो आज का वीडियो था उसके अंतर्गत आज का जो लास्ट टॉपिक आपका है वो है आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ठीक, तो जीन क्या होता है, जीन के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले 5वें चैप्टर में पढ़ा, फिर 6ठे चैप्टर में भी पढ़ा है। तो जीन अभिव्यक्ति का नियमन, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, अभिव्यक्त करना या फिर किसी चीज़ को क्या करना, उभारना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं लक्षण को उभारना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिव्यक्त कह सकते हैं। और नियमन मतलब होता है नियंत्रण, यानी कि जो जीन जो उभर रहा है उसको हम लोग नियंत्रित किस प्रकार से कर सकते हैं, वही आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है। ठीक, तो नियमन का मतलब ये होता है नियंत्रण से है। ठीक, नियमन का मतलब किससे है, नियंत्रण से है। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के जो डीएनए संबंधी प्रोटीन होते हैं, यानी कि इसी की सहायता से क्या होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के डीएनए संबंधी प्रोटीन की सहायता से ही सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन में तथा निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में बदल देते हैं। ठीक, तो यही क्या होता है, आपका जीन लिप्यंतरण होता है, या फिर कह सकते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है। जीन के लिप्यंतरण की दर को बढ़ाना या फिर घटाना ही जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये आपका होता है।
जैसे कि मान लीजिए एक जीन आप लोग का जो होता है वो आप लोग का एक प्रकार के लक्षण को व्यक्त करता है, ठीक। तो एक प्रकार का जो लक्षण है, मान लीजिए ए लक्षण या फिर कह सकते हैं ए लक्षण को व्यक्त कर रहा है। अब ये लक्षण मान लीजिए रोग का कोई लक्षण है तो आप लोगों के लिए हानिकारक लक्षण है, अब आप इसे रोकना चाहते हैं तो जिस प्रक्रिया के द्वारा आप लोग इस जीन को क्या करेंगे, निष्क्रिय करेंगे, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। यानी कि इस जीन को नियंत्रित कर पाना ही आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि जिस जीन की आवश्यकता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कर देंगे सक्रिय, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग कर देंगे निष्क्रिय। तो यही आपका होता है जीन अभिव्यक्ति का नियमन, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आपकी आ गई होगी। फिर क्या है, तथा ऐसे प्रोटीन ऐसे जीन्स को ही नियंत्रित जीन कहते हैं। यानी कि जो जीन नियंत्रण में होते हैं उसी को हम लोग नियंत्रित जीन कहते हैं। तो जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस प्रकार से था, आप लोगों को पूरी बात अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जो डीएनए संबंधी प्रोटीन होते हैं उनकी सहायता से क्या होता है, सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन में बदल देते हैं तथा निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में बदल दिया जाता है, या फिर जीन के लिप्यंतरण की दर को बढ़ाना या फिर घटाना ही आपका जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है, तथा ऐसे जीन को ही हम लोग नियंत्रित जीन कहते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं जो मैंने आपको अभी पिछले मतलब शुरुआती वीडियोस में बताया था कि आप लोगों को अगर बायोलॉजी की 2 वीडियो डेली रेगुलर बेसिस पे चाहिए, बायोलॉजी की कितनी वीडियो चाहिए, 2 वीडियो अगर रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, बस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर कर देना है ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल पर हो जाएं, जिसकी वजह से हम लोग आपको क्या करें, बायोलॉजी की क्लासेस के साथ साथ में आप लोग का बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है उसे भी हम लोग स्टार्ट कर दें, ठीक। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताएं कि आप लोगों को सबसे पहले किस चैप्टर का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों में क्या है कि जो आपका पहला चैप्टर है जीवो में जनन वो हट गया है, और अगर आप किसी अन्य बोर्ड के हैं या फिर कह सकते हैं बिहार एमपी अन्य बोर्ड से हैं तो आप लोग क्या है वो चैप्टर हटा नहीं है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि किस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।